आज हम डिज़ोल्व्ड गैसेस इन लेक में टॉपिक पे स्टडी करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि लेक के अंदर जो है बहुत सारी गैसेस जो हैं डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जितनी भी गैसेस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब वो जो है डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर बॉडी के अंदर चली जाती हैं। तो आप ये देखेंगे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ के ऊपर, उनमें कोई ना कोई जो डिज़ोल्व गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और कितनी कंसंट्रेशन में डिज़ोल्व गैसेस वाटर के अंदर है वो बताती है वाटर की क्वालिटी के अंदर। जैसे आप देखते हो कि अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, ठीक है, तो हम BOD से चेक कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वाटर बॉडी जो है वो पोल्यूटेड है। तो हेल्थ ऑफ द water body depends upon the concentration of dissolved gases। अब लेक के अंदर बहुत सारी तरह की गैसेस जो हैं डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे सबसे वाइटल गैस जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन है या जू प्लैंक्टन है, जिनको सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कोल्ड वाटर होता है उसकी ऑक्सीजन की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है जब हम उसको एक वार्म वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट गैस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 200 टाइम मोर सोल्यूबल होती है इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। थर्ड जो नाइट्रोजन गैस है, ये बहुत कॉमन गैस है जो कि डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर देखने को मिलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, ये मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं ये ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी या डीकम्पोजिशन से बनती हैं। अब गैस जो ये गैसेस हैं लेक के अंदर वो किस लेवल पे हैं, वो लेवल जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन कैसी है, वाटर की मूवमेंट कैसी है, केमिकल रिएक्शन कैसी होती हैं। वैसे तो लेक के अंदर एक बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि उसकी लेक की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो इट मीन वो लेक जो है या वो वाटर बॉडी जो है या तो पॉल्यूटेड है या किसी तरह का जो स्ट्रेस्ड है या कोई अदर न्यू कह सकते हैं पोल्यूशन जो है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। ये तुम डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि सनलाइट है, सनलाइट से फोटो ऑक्सीडेशन हो रही है, प्राइमरी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद विंड्स हैं वो लगातार चलती हैं, यहाँ फाइटो जो प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेसिस हो रही है। एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन जो वाटर का सरफेस है, जो कि पेलाजिक डिज़ोल्व ऑक्सीजन सेंसर अगर हम लगाते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक उसके ऑक्सीजन के कंटेंट को चेक कर सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन है, बैक्टीरिया है, एनिमल हैं जो कि रेस्पायर करते हैं, लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। टर्बुलेंस जो है वाटर के अंदर वाटर जो मूवमेंट हो रही है जिसके कारण वाटर जो है इक्विलिब्रियम में रहता है। मेटालिम्नियन वो जोन होता है जहाँ पर एक बैरियर का काम करती है एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में। और ये इस तरह की डिफरेंट, अगर आप देखेंगे कि टेम्परेचर का अपना इफ़ेक्ट रहता है, प्रेसिपिटेशन का अपना इफ़ेक्ट होता है, वाटर मूवमेंट हो रही है, केमिकल जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण डिज़ोल्व गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट होती हैं। अब किसी भी डिज़ोल्व गैसेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कितने अमाउंट में कोई गैस वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, वो डिपेंड करता है उसकी सोलिबिलिटी के ऊपर और उसकी सैचुरेशन के ऊपर। सोलिबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व गैस कि एक वाटर बॉडी के अंदर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर जो है कितने अमाउंट में डिज़ोल्व गैसेस को होल्ड कर सकता है, दैट इज़ द सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी डिपेंड करती है, आप देखेंगे कि सोलेबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज़ होती है जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी सोलेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सोलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। नॉर्मली सोलेबिलिटी लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है। ऐसे ही सोलेबिलिटी जो है, अगर सलाइनिटी कम होगी तो सोलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो ड्राई गैसेस होती हैं वो इजीली सोल्यूबल हो जाती हैं एज़ कंपेयर टू वाटर वेपर फॉर्म में। अगर वेव एक्शन है तो सोलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। सेकंड जो टॉपिक आता है वो होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन जो है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर या पर्टिकुलर जो कंटेंट है उसमें कितनी गैस जो है डिज़ोल्व रहती है रिलेटिव टू मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट। अगर वाटर अनसैचुरेटेड है तो उस अनसैचुरेटेड वाटर में और गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व हो सकती हैं। अगर वो सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उसमें डिज़ोल्व गैसेस जो है ऑलरेडी सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, या सुपर सैचुरेटेड है तो डिज़ोल्व नहीं होंगी, तो गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होगी। तो ये तो कॉमन सा फैक्टर है कि अगर हम पानी के अंदर चीनी को घोलें तो कुछ समय के बाद वो घुलना बंद हो जाएगी। हम अगर उसमें वाटर डालेंगे तभी वो और घुल सकती है, तो एक सैचुरेशन पॉइंट रहता है। अगर अंडर सैचुरेशन है तो हम उसकी जो डिज़ोल्व है वो बढ़ सकती है, ठीक है, गैस की अमाउंट जो है। और अगर वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है वाटर, उसमें सभी गैसेस जो हैं सैचुरेटेड फॉर्म में हैं, तब गैस डिज़ोल्व होने की बजाय रिलीज़ होती हैं। जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो चाहे लेक के अंदर है, ओशन के अंदर है, वो नॉर्मली सैचुरेटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सैचुरेटेड नहीं होती हैं, क्योंकि ये लगातार जो है साइकिल में रहती है। रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिसके कारण ये सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं रहती। बाकी सब गैसेस जो हैं वो वाटर बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर भी आप डायग्राम देखेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे समर सीजन में, ऑटम में, स्प्रिंग सीजन में और विंटर में। समर में आप देखेंगे कि वाटर, मैंने क्या बताया था, जो मेटालिम्नियन लेयर होती है ये एक बैरियर का काम करती है। जो अपर लेयर है, क्योंकि समर है टेम्परेचर हाई रहता है, तो अपर लेयर का टेम्परेचर हाई होगा। जो लोअर हाइपोलिम्नियन है वहाँ का टेम्परेचर लो होगा। ये एक तरह का बैरियर बना देती है, जिसके कारण जो वाटर की मूवमेंट है, वाटर का जो टर्नओवर है वो अपर लेयर का अपर लेयर में रहता है, लोअर लेयर का लोअर लेयर में रहता है। अब ऐसा नहीं होगा कि समर के अंदर जो है पूरे वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में मिलेगा। ऑटम में अगर हम बात करते हैं, ऑटम में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कोई टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वाटर जो करंट है ड्यू टू विंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण पूरी बॉडी, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। यानी कि अब यहाँ पर कोई थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। स्प्रिंग सीजन में भी सेम होता है कि वाटर की ओवरटर्निंग होती रहती है, जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो एक सेम टेम्परेचर जो है पूरी यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमें दिखाई देता है। लेकिन विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो अपर लेयर जो है वो आइस बन जाती है या बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर हो जाता है, और नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री के आसपास रहता है। और उसमें ऐसे कंडीशन में भी किसी भी तरह का सर्कुलेशन, इफेक्टिव सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो डिफरेंट सीज़न के अंदर, डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन के अंदर हमें डिफरेंट
थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी में क्या देखेंगे कि गैस की डिसोल्यूशन डिपेंड करती है, सोलिबिलिटी या सैचुरेशन डिपेंड करेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वाटर मूवमेंट कैसी हो रही है, ओवर टर्निंग कैसी हो रही है, या सीजन कैसा है। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि मेन डिजोल्व गैस होती है वाटर के अंदर, इसका जो मेन सोर्स होता है एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर जो है वो एंटर करती है। सेकंड जो सोर्स होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक एक्ट। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सेकंड जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जब एक्वेटिक सिस्टम में जाती है वो बाय डायरेक्ट डिफ्यूज़न जा सकती है कि सरफेस पर जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, नीचे कम है, तो वो वाटर मूवमेंट जो है वो ऑक्सीजन की मूवमेंट जो है वो हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि वेरियस फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एग्जिटेशन, यानी कि वाटर सरफेस वाटर के ऊपर बहुत सी तरह की जो है टर्बुलेंस देखने को मिलती है, चाहे वो वेव एक्शन से है, चाहे वाटरफॉल से है, जिसके कारण जो है पानी जो है वो ऊपर नीचे जो है मूव कर जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक सिस्टम में एंटर कर जाती है। फिर एक्वेटिक क्लोरोफिल बेरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से जो है ऑक्सीजन को, अब देखिए इसी तरह से अगर लेक के अंदर देखते हैं तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एपिलिम्नियन जोन होता है वहाँ पर एल्गी जो है वो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बहुत क्लोरोफिल होता है। अगर आप शैलो वाटर बॉडी की बात करते हैं, चाहे पोन्ड्स हैं, स्वैम्प्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो लिम्नेटिक जोन होता है वहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो ओवरशैडो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो लिटोरल जोन होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े मैक्रोफाइट्स हैं, उनके साथ एल्गी अटैच है, बेंथिक एल्गल मैट्स होते हैं जो कि ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनकी जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह जो स्मॉल रिवरलेट्स होते हैं, ब्रुक्स होते हैं, वहाँ पर पेरीफाइटन जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब जब ऑक्सीजन का सोर्स हमें पता है कैसे जो है वो ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व फॉर्म में बढ़ती है। कुछ ऐसे भी रीज़न देखने को मिलते हैं, ऐसे भी कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस से अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो रेस्पिरेशन जो है कि दिन और पूरे डे और नाइट जो है प्लांट्स और एनिमल रेस्पायर करते हैं, वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते रहते हैं। दूसरा, बहुत सारी डिकम्पोजिशन हो रही है जो कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में। कुछ केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती हैं सेडिमेंट्स के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन जो है बबलिंग फॉर्म में गैस जो है वो बबल्स बनते हैं और वो बबल्स जो हैं वो सरफेस तक आ जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। ये बबल्स कैसे बनते हैं? क्योंकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैसेस हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि डिकम्पोजिशन के दौरान बनती है, वो बेस पे बॉटम पे जो है कुमुलेट होने लग जाती है। जब उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक्सेस अमाउंट जब बढ़ जाती है तो वो बबल फॉर्म में सरफेस के ऊपर आ जाती है, और जब ये बबल फॉर्म में सरफेस के ऊपर आती है तो ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको भी रिमूव कर देती है। इसके अलावा कुछ फिज़िकल प्रोसेस होते हैं, जैसे समर डेज में हीट वार्म अप हो जाती है एपिलिम्नियन जोन की, ठीक है, और जिसके कारण ऑक्सीजन की डिप्लीशन होने शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कोल्ड वाटर जो है वो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। अब क्योंकि समर है, वार्म अप हो जाता है एपिलिम्नियन, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर की कम हो जाती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, फिजिकल प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो हैं ये
किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है कि वाटर की मूवमेंट कैसी है और वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है। तो बहुत सारे